बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के करीब ही कहीं से गोली चलने की आवाज सुनाई थी। ये आवाज उस नन्हे मुन्ने वजूद के साथ मेरे लिए बम ब्लास्ट से कम न थी, लेकिन इतना अंदाजा तो मैं लगा ही चुका था कि करीब ही कहीं इंसान मौजूद हैं जो हो सकता है शिकारी हो। आवाज की सिमत चला तो कुछ फासले पर खड़ी बड़े टायरों वाली जीप भी नजर आ ही गई। गाड़ी के ना तो कोई अंदर था और ना ही कोई इर्द गिर्द नजर आ रहा था कि जिससे मैं मदद तलब करता, और फिर गाड़ी पर चढ़ना भी मेरे लिए आसान न था। 2-3 बार तो पंजों के बल उछल कर चढ़ने की कोशिश की, मगर मेरी ये कोशिश नाकाम रही। करीब था कि मैं मायूस होकर बैठ जाता कि मेरी निगाह कुछ फासले पर पड़े छोटे छोटे पत्थरों पर पड़ी। पत्थरों को धकेल कर गाड़ी के करीब लाया और बड़ी मुश्किल से अपने कद के बराबर चबूतरा बनाया, और फिर चबूतरे पर चढ़कर उछला तो गाड़ी पर चढ़ने में कामयाब हो गया और फिर इत्मीनान से बैठ गया। मेरा इरादा था कि गाड़ी सवार अफराद के आने पर इन्हें अपनी कहानी सुनाकर मदद तलब करूंगा। काफी देर बाद कुत्ते के भौंकने और चंद अफराद की मुझे आवाज सुनाई थी। इनमें से एक की आवाज तो मैं बखूबी पहचान सकता था। ये विकी था जो गाड़ी की फ्रंट सीट पर आ बैठा। एक ने ड्राइविंग सीट संभाल ली, जबकि तीसरा कुत्ते समेत पिछली सीट पर बैठ गया। कुत्ता गाड़ी में सवार होते ही बेचैन नजर आने लगा था। इसने इंसानी बू सूंघ ली थी। यकायक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, शांति टाइगर शांति। ये विकी था जो मुड़कर कुत्ते को पुचकार रहा था, मगर कुत्ते के इश्तियाल में कोई कमी न आई, बल्कि वो भौंकते हुए फ्रंट सीट की तरफ आकर मुझ तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। पीछे बैठे शख्स ने कुत्ते के पट्टे में हाथ डालकर इसे काबू करने की कोशिश की। जाहद खान, ये इस कदर बेकाबू क्यों हो रहा है? विकी ने हैरानगी के अंदाज में अकबी सीट पर बैठे शख्स से पूछा, कहीं जीप में सांप या इस किस्म का कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं? ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स ने ख्याल जाहिर किया, ऐसा करते हैं हम सब जीप से उतर जाते हैं और कुत्ते को जीप में ही रहने देते हैं। जो कुछ भी होगा टाइगर इसे खुद ढूंढ निकालेगा। यह राय विकी की थी। मैं जो पहले ही कुत्ते के भौंकने से खौफजदा था, इनकी बातों से मेरे रहे सहे उस्तान भी खता हो गए। मैं जानता था कि अगर इन्होंने अपने इरादे पर अमल किया तो वो खूनख्वार कुत्ता मुझे एक ही नवाले में हड़प कर लेगा। अरे रुको, कुत्ते को जीप में छोड़कर मत उतरो, ये मैं हूँ बाबर समान। मैं फ्रंट सीट के नीचे से निकलकर जोर से चिल्लाया, सरफराज, ये आवाज सुनी तुमने? ये तो किसी बच्चे की आवाज लगती है। मेरी आवाज सुनकर वो तीनों चुकन्ना हो चुके थे और मेरी तलाश में इर्द गिर्द निगाहें दौड़ा रहे थे, मगर मेरा 4-5 इंच का वजूद इन्हें दिखाई न दिया। तुम कौन हो और कहाँ हो? विकी ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे पाँव के पास हूँ, नीचे देखो। मैंने एक बार फिर चिल्लाकर कहा। इस बार विकी ने अपने पाँव की तरफ देखा तो हैरत ज़दा रह गया। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर उठा लिया। अरे इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरे दुश्मन बाबर समान की तरह है, जिसने अपनी गवाही से मुझे जेल की सलाखों के पीछे भिजवाना चाहा था। वो सरफराज और जाहद खान से मुखातिब था। बोलते हुए इसके हाथ की गिरफ्त सख्त हुई तो मुझे अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस होने लगी। मैं हल्की सी आवाज में बोला, अरे इतने जोर से मत पकड़ो, मेरा दम घुट रहा है। मैं बाबर समान ही हूँ। विकी ने हाथ की गिरफ्त कदरे ढीली की और हैरतज़दा लहजे में कहा, ये कैसे हो सकता है? बाबर तो 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान है, जबकि तुम 4 इंच के बौने हो। इसने मुझे दूसरे हाथ की हथेली पर रखा और मुझे गौर से देखने लगा। मैं रो देने वाले लहजे में बोला, ये जलाल खान की बहादुरी की कारस्तानी है, और बताया कि हवेली में मुझ पर क्या गुजरी। बहुत खूब, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सजा है। वैसे भी पुलिस कल रात तुम्हारी तलाश में मुराद नगर आई थी, मगर तुम नहीं मिले। मैंने ही पुलिस को इत्तला दी थी कि तुम मुराद नगर में हो। वो तुम्हारी तलाश में उस बूढ़े हकीम के घर भी गए थे,
वैसे जलाल खान की बहादुरी ने बौना बनाकर तुम्हारे हक में बेहतर ही किया है। शायद अब तुम्हें फांसी की सजा ना हो। वो रवानी में बोलता जा रहा था। जब से इसे मालूम हुआ था कि मैं बाबर हूँ, वो काफी खुश दिखाई दे रहा था। अब इस बौने का क्या करना है? सरफराज ने बेजारी से कहा, इसे अजायब घर में देंगे। विकी ने एक बार फिर हंसते हुए कहा और मुझे हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड पर बिठा दिया। गाड़ी चलने के दौरान मैं डैशबोर्ड पर लेटकर तकरीबन चिपक सा गया। मुझे डर था कि कच्ची और ना हमवार सड़क पर लगने वाले हचकोलों से मैं गिर ना जाऊं, मगर खैरियत गुजरी और ऐसा कुछ ना हुआ। अलबत्ता इस सफर में मेरा जोर जोर दुखने लगा। जीप हवेली से कुछ फासले पर मौजूद डेरे पर रुकी। विकी ने जीप से उतरने से पहले मुझे दाएं हाथ में दबोच लिया था। चलो यार, आज टाइगर की दावत करते हैं, विकी ने मैनी खेज लहजे में कहा। तो जैसे खौफ से मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। मैं इस बात से बाखूबी आगाह था कि विकी सफाक और कमीना इंसान है, जो मेरे सामने 2 लड़कियों को मौत के घाट उतार चुका था। इसके लिए मुझे जान से मारना कोई मुश्किल काम नहीं था। कहीं ये मुझे इस कुत्ते की खुराक तो नहीं बनाना चाहता, मैंने धड़कते दिल से सोचा। कुछ देर बाद मेरे खदशात हकीकत का रूप धार गए। टाइगर के पटे में जंजीर डालकर इसे एक दरख्त से बांध दिया गया, जबकि विकी टाइगर से करीब ही चंद कदम के फासले पर इस तरह बैठा कि इसकी दाएं हाथ की मुट्ठी में मेरा नन्हा मुन्ना वजूद था। चल भाई बाबर, तुम भी क्या याद करोगे? आज मैं तुम्हें टाइगर की खुराक बनाने वाला हूँ। वैसे तुम इसका एक ही नवाला साबित होंगे। इसने दायां हाथ टाइगर के आगे करते हुए कहा। टाइगर मुझ पर नजर पड़ते एक बार फिर बेकाबू हो चुका था और मुसलसल भौंकते हुए मेरी तरफ झपटने की कोशिश कर रहा था, मगर गर्दन में जंजीर होने के बायस इसे नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। विकी के हाथ से टाइगर का फासला महज 1 फुट के लगभग था। गोया मौत इस खूनख्वार कुत्ते की सूरत में मुझसे 1 फुट की दूरी पर थी। मेरा डर और खौफ से बुरा हाल था। खूनख्वार कुत्ते को टिक टिकी बांधे देखते हुए मेरा पूरा वजूद कपकपा रहा था। जब विकी ने दायां हाथ मजीद आगे बढ़ाया तो टाइगर एक बार फिर झपटा। मुझे ऐसा लगा कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। इसी लम्हे विकी ने दायां हाथ पीछे कर लिया। वो काफी देर तक मुझे इसी तरह डराता रहा। इस तमाशे से जब इसका दिल भरा तो इसने मुझे सरफराज के हवाले कर दिया। अब तुम इसका ख्याल रखो, जब तक मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लूं, फिर इसका इंतजाम भी करना है। सरफराज ने मुझे लापरवाही से अपने कुर्ते की साइड की जेब में डाल लिया। वो आपस में खुश गप्पों में मसरूफ थे, जबकि मेरा खौफ से बुरा हाल था कि ना जाने अब विकी मेरे साथ क्या सलूक करेगा। खाने के बाद वो दोबारा जीप में बैठे। काफी देर जीप एक पुरानी सी इमारत के हाथे में रुकी। ये मुरादनगर का पुलिस स्टेशन था, जहां का अमला सिर्फ 7-8 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल था। थाना इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस ऑफिसर दिलावर खान था, जो इस वक्त अपने कमरे में ऊँघ रहा था। जब विकी सरफराज और जाहद खान के साथ इसके कमरे में दाखिल हुआ, दिलावर खान विकी को देखते इसके इस्तकबाल के लिए उठा। कैसे हो वकास बाबू? विकी के इशारे पर सरफराज ने साइड की जेब से मुझे निकालकर इसके सामने मेज पर रखा तो दिलावर खान हैरत से उछल पड़ा और फटी फटी निगाहों से मुझे देखने लगा। ये बौना कहाँ से मिला? ये बौना नहीं, तुम्हारी तरक्की का राज है। विकी एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोला। मेरी तरक्की का राज? दिलावर खान ने इसे हैरत से देखा। यह दारुल हुकूमत से भागा हुआ कातिल बाबर समान है, जिसने तहरीम नामी लड़की को रेप करने के बाद कत्ल किया और वहां से भाग निकला। इस बौने ने लड़की का रेप और कत्ल किया? दिलावर खान ने मुझे बेयकीनी से घूरते हुए बोला। ये उस वक्त बौना नहीं, 6 फुट का नौजवान था। इसे जलाल खान की बहादुरी ने जादू से बौना बनाया है, विकी ने वजाहत की। मगर ये कैसे मुमकिन है वकास बाबू? दिलावर खान ने दोनों हाथों से सर थाम लिया।
اس کی حالت اس وقت واقعی قابل رحم تھی۔ نہ ہی وہ وکی کو جھوٹا کہہ سکتا تھا اور نہ ہی اس کی ان باتوں پر یقین کر سکتا تھا۔ پھر شاید وکی اس کی مشکل سمجھ گیا۔ بابر بتاؤ اسے حویلی میں تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ جھوٹ بولا تو اس بار سچ مچ ٹائیگر کے حوالے کر دوں گا، وکی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھ سے حویلی میں بیت جانے والے واقعے کی کہانی سننے کے بعد دلاور خان نے ایک بار پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ مجھے یقین تو نہیں آ رہا، بہرحال میں اسے دارالحکومت کے متعلقہ پولیس حکام کے حوالے کروں گا، آگے وہ جانے اور ان کا کام، مگر ایک کام آپ کو میرا بھی کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ وکی نے پوچھا۔ آپ دارا صاحب سے کہیے گا کہ وہ صاحب سے میری سفارش کر دیں، دارا صاحب کے افسرانے والا سے تعلقات ہیں۔ اچھا میں ڈیڈی سے کہہ دوں گا۔ وکی اور اس کے ساتھی چلے گئے، مگر ان کی گفتگو سے میں چونک گیا۔ وکی دارا اکبر کا کیا لگتا ہے؟ میں نے دلاور خان سے پوچھا۔ ابے بونے تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ وہ چڑھ کر بولا، پھر کہنے لگا وقاص دارا اکبر کا اکلوتا بیٹا ہے جو دارالحکومت کی کسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، کبھی کبھار چھٹیوں میں مراد نگر آ جاتا ہے۔ وکی جیسے گنونے کردار کا مالک دارا اکبر جیسے اچھے انسان کا بیٹا تھا، یہ میرے لیے حیرت انگیز انکشاف تھا۔ میرا وجود پولیس اسٹیشن میں موجود پولیس اہلکاروں کے لیے ایک تماشا تھا۔ ہر ایک بار بار مجھے ہتھیلی پر اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ خود میں اس مصیبت سے تنگ آ چکا تھا، مگر صبر کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ میں نے دلاور خان اور دیگر پولیس اہلکاروں کو اپنی بے گناہی کی کہانی سنانا چاہی، مگر نکار خانے میں طوطی کی آواز بلا کون سنتا ہے؟ دلاور خان نے دارالحکومت میں متعلقہ پولیس اسٹیشن میں اس واقعے کی اطلاع دی تو وہاں کھلبلی مچ گئی۔ پولیس حکام نے اسے تاکید کی کہ اس بونے کو باحفاظت پولیس اسٹیشن میں رکھے۔ دوسرے روز متعلقہ تفتیشی افسر بونے کو مراد نگر سے لے جائے گا۔ میں سارا دن دلاور خان کی میز پر مٹر گشت کرتا رہا اور پولیس اہلکاروں کی آپس کی گفتگو سے صورتحال سے باخبر ہوتا رہا۔ میڈیا سے وابستہ افراد بھی اس حیرت انگیز خبر کو سنتے ہی مراد نگر کے اس پولیس اسٹیشن میں آ پہنچے۔ ان میں سے ہر ایک مجھے عجوبے کی طرح دیکھ رہا تھا۔ ہر ایک جاننا چاہتا تھا کہ میں 6 فٹ کے نوجوان سے 4 انچ کا بونا کیسے بنا۔ اپنی کہانی سناتے سناتے جہاں خود میرا گلا بیٹھ چکا تھا، خود دلاور خان بھی تنگ آ چکا تھا۔ وہ جلد سے جلد مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا، مگر فی الحال تو اسے مجھے ایک روز اور تو بھگتنا ہی تھا۔ میں عجیب قسم کا ملزم تھا۔ 4 انچ کے بونے کو وہ لاک اپ میں بھی قید نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بآسانی وہاں سے نکل بھاگتا۔ میں دن بھر دلاور خان کی میز پر موجود رہا۔ دن تو جیسے تیسے گزر گیا اور رات کے وقت اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سونے سے پہلے مجھے کہاں رکھے۔ بالآخر اسے اس مسئلے کا حل شیشے کے جگ کی صورت میں نظر آ گیا۔ جگ سے پانی پھینک کر اس نے مجھے جگ میں ڈالا اور چارپائی کے نیچے رکھ کر خود اطمینان سے سو گیا۔ ادھر میں بے چارگی سے جگ میں کھڑا اس مصیبت سے نکلنے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ جگ کے اندر معمولی سے پانی کی مقدار بھی مجھے بیٹھنے سے روک رہی تھی، اور پھر رات ہوتے اس پہاڑی علاقے میں موسم ویسے ہی سرد ہو جاتا ہے